दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विजयनगर राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। सन भी याद रखिएगा आप लोग। इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया था और वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंश, पहला संगम वंश 1336 से 1485, दूसरा सालू वंश 1485 से 1505, तीसरा तुलु वंश 1505 से 1570 और चौथा अरावीडु वंश 1570 से 1672 ने लगभग 300 वर्षों ने शासन किया। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। तो याद रखिएगा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो सही उत्तर बुक्का प्रथम ने। हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने राज्य के सरदारों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, शासन का केंद्रीकरण किया और तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया। बुक्का की एक महान विजय मदुरा के मुसलमानी राज्य की थी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैल गया। वह एक योग्य शासक था। चीन के साथ राजनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने 1374 में अपना एक राजदूत चीन भेजा था और बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का ने ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर और राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु और माधव विद्वान माधव विद्यारण्य और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो आप जानते हैं, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन बी। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विद्वान माधव विद्यारण्य के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया था और विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर बहमनी के सुल्तान। देखिए, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू यानी अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की थी।
बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर शासक देवराय प्रथम को पराजित किया। विजयनगर शासक देवराय द्वितीय ने बहमनी से बार बार पराजित होने के कारण अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ की थी और बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में महमूद गवां, मूलतः ईरान का निवासी, ये प्रधानमंत्री बना था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन पुर्तगाली नहीं था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बारबोसा, वास्को डी गामा, निकोलो कोंटी या फिर नूनीज। तो सही उत्तर निकोलो कोंटी। देखिए, बारबोसा जो है पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, नूनीज पुर्तगाल का था और पूछा गया है कि कौन पुर्तगाली नहीं था, तो निकोलो कोंटी इटली का था, ये पुर्तगाली नहीं था। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर आया था, वो कहाँ का निवासी था? तो सही उत्तर इटली का निवासी। याद रखिएगा, वेनिस इटली निवासी निकोलो कोंटी 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। इस समय विजयनगर का शासक देवराय प्रथम था। इसने विजयनगर शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्राओं, त्योहारों और अन्य विषयों का उल्लेख किया है। निकोलो कोंटी विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख करते हुए कहता है कि धनी व्यक्तियों ने जितनी उनकी इच्छा थी उतने विवाह किए और इन पत्नियों को अपने मृत पति के साथ जल जाना पड़ता था। और विजयनगर के राजा के पास स्वयं 12,000 पत्नियां हैं, जिसमें से 2 या 3,000 इस शर्त पर रखी जाती थीं कि वे राजा की मृत्यु पर सती होंगी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक यात्री था कहाँ का? ऑप्शन है आपके पारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली या दक्षिण भारतीय। तो सही उत्तर अब्दुल रज्जाक पारसी यात्री था। अब्दुल रज्जाक फारसी यानी फारस का यात्री था। ये फारस के शासक सुल्तान शाहरुख के दरबार में था। वहाँ के राजदूत के रूप में 1442-43 में ये भारत में रहा और विजयनगर की यात्रा की। उस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय 1426 से 1446 था। यहाँ के शासक और दरबारियों की जीवन शैली, दक्कन के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का विवरण दिया है। और अब्दुल रज्जाक विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासन के बारे में लिखता है कि इसके राज्य में 300 बंदरगाह हैं, प्रत्येक कालीकट के बराबर है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर देवराय द्वितीय के। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक समरकंदी 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलौस सदाइन और मजमौल बाहरेन यानी 2 भाग्यशाली ग्रह बृहस्पति और शुक्र और 2 समुद्रों का संगम है। इसका कथन है कि विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आँखों से देखा है न कानों से सुना है। और इसने विजयनगर में दीवान खाना यानी चेहल सुतुन यानी 40 स्तंभों वाले मंडप, जोराब खाना यानी टकसाल आदि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया था? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा या बरार? तो सही उत्तर बरार ने। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 था, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य प्रशासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सदाशिव तालीकोटा का युद्ध, संगम वंश देवराय प्रथम, राम राय अरविडू वंश और अमुक्तमाल्यद ये कृष्णदेवराय की रचना है। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। संगम वंश के शासक देवराय प्रथम थे। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय की रचना है। सदाशिव राय के समय तालीकोटा का युद्ध 1565 हुआ था और राम राय का संबंध अरविडू वंश से था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 संगम वंश का प्रथम और विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक था।
अभिलेखों में बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। और कुमार कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र का पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मधुरा विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहते थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। देखिए, शिष्ट जो है ये मुख्य भूमि कर था विजयनगर साम्राज्य में, और लगान वसूली विभाग अठावने कहलाता था। सदाशिव राय के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। कृष्णदेव राय के कोडबिंदु शिलालेख में 59 वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले करों की दरों का उल्लेख है, और कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था। तो ऑप्शन है आपके बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या राम राय। तो सही उत्तर देवराय प्रथम। बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ। दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया और बांकापुर दहेज में दिया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की। देवराय प्रथम ने हरविलास के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ यानी देवराय द्वितीय ने इसको संरक्षण दिया था, और निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था। तो सही उत्तर रायचूर दोआब। दोस्तों, दोआब का क्षेत्र अति उपजाऊ होता था, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच रायचूर दोआब के उपजाऊ क्षेत्र के आधिपत्य को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहता था। दोनों राज्य एक ही समय 14वीं शताब्दी के मध्य अस्तित्व में आए, और स्थापना के प्रारंभ से ही दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष होता रहा, जिसमें संघर्ष का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य अवस्थित उपजाऊ क्षेत्र दोआब था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नानकार क्या था, आपको बताना है। तो नानकार जो है ये कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। नानकार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार की माफ़ी, जिसके अनुसार जमींदार को कुछ जमीन की मालगुजारी नहीं देनी पड़ती थी। इस प्रकार की माफ़ी अवध के नवाबों के समय प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने क्या किया, आपको बताना है। तो सही उत्तर कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति सेनाओं को 4 युद्धों में पराजित किया और उदयगिर और कोंडापल्ली के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस पराजय के बाद गजपति नरेश प्रताप रुद्र ने कृष्णदेव राय से संधि की याचना की और अपनी एक पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के विजित प्रदेशों को गजपति नरेश को वापस कर दिया। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था, और विजयनगर साम्राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक जिस सभागार में होती थी उसे वेंकटाविलास मानप कहा जाता था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस क्रम में विभक्त था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या अधिक थी। प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंडल राज्य या प्रांत से बड़ी इकाई थे। जिले कोट्टम या वलनाडु कहलाते थे। कोट्टम को नाडुओं में विभाजित किया गया था। इन नाडुओं को मेला ग्रामों में बांटा गया और प्रत्येक मेला ग्राम में 50 गांव होते थे, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या उर कहलाती थी। कुछ ग्रामों के समूह को स्थल या सीमा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से किस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विजयनगर साम्राज्य से अधिक मात्रा में किस वस्तु का निर्यात किया जाता था। तो सही उत्तर काली मिर्च, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य से काली मिर्च का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। अन्य निर्यातित वस्तुएं कपड़ा, चावल, शोरा, अदरक, मसाले और इत्र थे। आयात की वस्तुओं में घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा और रेशम आदि प्रमुख थे। मूल्यवान पत्थर का आयात पेगू से किया जाता था।
मलक्का से मखमल और चीन से साटन, रेशमी, जरीदार और बूटेदार कपड़ा आयात किया जाता था। विजयनगर का विदेशी व्यापार मलाया, वर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया और पुर्तगाल आदि देशों से था। अगला प्रश्न है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर संस्कृत में। बुक्का प्रथम के संरक्षण में सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संहिताओं और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और आर्यणकों पर संस्कृत भाषा में भाष्य लिखे। सायण का भाई माधव ने पराशर स्मृति पर पराशर माधवी नामक संस्कृत भाषा में टीका लिखी और देवराय द्वितीय संस्कृत का एक महान विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर एक टीका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, महावीर मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? ऑप्शन है शाह मीर, जैनुल आबदीन, महमूद या हसन। तो सही उत्तर जैनुल आबदीन। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान शासक सुल्तान जैनुल आबदीन था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के चलते उसे बुद्ध शाह या महान सुल्तान की उपाधि मिली थी। ये कश्मीर का लोकप्रिय शासक था जिसे कश्मीर का अकबर कहकर भी पुकारा जाता है। ये 1420 में गद्दी पर बैठा। इसने हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी और जजिया कर हटा दिया। दोस्तों जान लीजिए, जैनुल आबदीन ने हिंदुओं के मंदिरों को पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान की और गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को जो कश्मीर छोड़कर चले गए थे पुनः कश्मीर में बसने के लिए प्रेरित किया। 1470 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हाजी खां हैदर शाह की उपाधि धारण करके कश्मीर की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर सिकंदर शाह के द्वारा। बंगाल में पांडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 के लगभग सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में एक लाखा मकबरा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा था। लगभग 1469 में बंगाल में 60 गुंबद मस्जिद का निर्माण किया गया। बारबक शाह 1459 से 1474 ने दक्षिण दरवाज़ा बनाया और लोटन मस्जिद एक विचित्र बंगाली मस्जिद है। कहा जाता है इसका नाम यूसुफ शाह की प्रिय नर्तकी के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही उत्तर मालाधार वसु। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति मालाधार वसु थे। इसने भगवत पुराण का श्री कृष्ण विजय नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था। बारबक शाह ने मालाधार वसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की। बारबक शाह के समय कृतिवास ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जिसे बंगाल की बाइबिल अथवा पंचवेद कहा जाता है। और हिंदुओं ने बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का कारण उसे कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक और जगत भूषण जैसी उपाधियां दी थीं। तो याद रखिएगा, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक और जगत भूषण उपाधियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हुसैन शाह। हुसैन शाह शर्की वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इसकी मृत्यु के साथ ही शर्की वंश का अंत हो गया। इब्राहिम शाह के काल में साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। इब्राहिम शाह के बाद उसका पुत्र महमूद शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा। इसकी बड़ी उपलब्धि चुनार विजय थी। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी के बाएं तट पर स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद नगर बसाया गया था। साबरमती नदी के बाएं किनारे पर अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है सवाई राजा जयसिंह। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई राजा जयसिंह था। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाओं का निर्माण कराया।
जयसिंह ने जिस मोहम्मद शाही नाम से साड़ियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिसे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। और मुगल शासक जहांदार शाह ने सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। होयसल बल्लाल दूती सही सुमेलित है, पांड्य मारबर्मन सही है, यादव रुद्र प्रथम सही नहीं है और काकतीय गणपति सही है। तो रुद्र प्रथम देवगिरी के यादव वंश से संबंधित नहीं था, अन्य सभी सेट आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा भिल्लम, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना भिल्लम ने की थी और ये राज्य दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित था। वे पहले चालुक्यों के सामंत शासक थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लीजिए, 1159 में भिल्लम की मृत्यु के बाद जैतुगी और सिंघड़ भिल्लम के उत्तराधिकारी हुए और देवागिरी को यादव शासक शंकरदेव के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, और मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 का अंतिम प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो सही उत्तर उत्कल। उत्कल प्रदेश उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। वस्तुतः उत्कल उत्तरी ओडिशा का प्राचीन नाम, जिसे उत यानी उत्तर कलिंग का संक्षिप्त रूप माना जाता है। उत्कल का प्रमुख सबसे पहला उल्लेख सूत्र काल में मिलता है। उड़िया इस प्रदेश की राजभाषा है। हाल में भारत सरकार ने इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पुरी ओडिशा राज्य का तटवर्ती शहर है और पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।